सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस YouTube द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं हेतु बनाए गए वीडियो के लिए। आज जो अध्याय हम देखने वाले हैं वो है मेरे संग की औरतें और इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। तो चलिए जल्दी से प्रारंभ करते हैं। मृदुला गर्ग जी का जन्म सन 1938 में 25 अक्टूबर को हुआ था और हिंदी साहित्य में ये काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में पहचाना जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र करने के बाद ये विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में स्वतंत्र रहकर लेखन कार्य करने लगी हैं। कथा साहित्य के अलावा इन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। मृदुला गर्ग ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा है। प्रमुख कृतियां इनकी देखते हैं। उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चित्त कोबरा, कठ गुलाब, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। इसमें चित्त कोबरा हेतु इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये उस समय का बड़ा ही क्रांतिकारी उपन्यास था और काफी प्रसिद्ध उपन्यास रहा था। संगति विसंगति दो खंडों में संपूर्ण कहानियों का संग्रह है। रंग ढंग चुपते नहीं सवाल, ये इनके निबंध संग्रह हैं। और आज जो हम अध्याय देख रहे हैं मेरे संग की औरतें, यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। हालांकि जब कोई लेखक खुद के जीवन पर आधारित जानकारी प्रस्तुत करता है साहित्य में तो उसे हम लोग आत्मकथा कहते हैं, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि संस्मरण में घटनाओं का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, यादों पर आधारित साहित्य लिखा जाता है, इसलिए यह संस्मरणात्मक गद्य है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे अध्याय को। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग। मेरी एक नानी थी। जाहिर है लेखिका इसके माध्यम से कहना चाहती है कि सभी की नानियां होती है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनों ने खुद कहानियां कहनी पड़ी। तो इनको तीनों बहनों को कहानियां कहनी पड़ी। इसके माध्यम से ये बता रही है लेखिका कि लेखिका और लेखिका की तीन बहनें लेखिका को मिलाकर कहानियां लिखने के प्रति समर्पित हो गई हैं। नानी से कहानी भली ही ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। अर्थात नानी की कोई कहानी ये नहीं सुन पाए, लेकिन नानी ने जो कारनामे अपने जीवन में किए हैं वो कहानियों के रूप में लेखिका और लेखिका के बहनों ने सुनी है और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। तो उसका ज्ञान जो है वो बहुत बाद में, जब छोटी उम्र में कहानियां सुनी होगी लेकिन कहानी समझ में बाद में आई। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी का अर्थ होता है जो हमेशा पर्दे में रहती है, घूंघट में रहती है, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। अब ये बैरिस्ट्री जो है ये लॉ की पढ़ाई करना है, कानून की पढ़ाई करना है और कानून की पढ़ाई करने के बाद बैरिस्टर बन जाते हैं। लेकिन आप जब कोर्ट में जाकर वहां जाकर केस लड़ते हैं तो आप लॉयर बन जाते हैं। तो ये फर्क आपको ध्यान रखना है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि था ऐसा कि इनके नाना विदेश में जाकर बैरिस्ट्री पढ़कर आए हैं, फिर भी इनकी नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो परंपरागत भारतीय महिला के रूप में ही अपना जीवन जीती रही। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। अब मुंहजोर होना जो है इसका अर्थ है जो औरत, जैसे कि भारतीय परंपरा में था कि औरतें जो है वो बड़े बुजुर्गों के सामने ज़्यादा बोलती नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं करती है,
लेकिन जब इनको अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी तो अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित हो गई और बड़े मुंहजोर हो गई, अर्थात बोलने लगी। ठीक, और इस वजह से जो है नाना को उनकी बात को मानना पड़ा। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। अब नाना के दोस्त से मिलना है, तो जो औरतें पर्दानशी हुआ करती थी वो किसी गैर मर्द से या पराये मर्द से मिलती नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी शर्त वहां पर रख दी तो सब हैरान हो गए, सब दंग रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। सबके मन में ये सवाल पैदा हो गया कि वो क्या कहना चाहती है पराये मर्दों से। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया, बीबी के सामने खड़ा कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, आश्चर्यचकित कर देने वाला था। हैरत अंगेज था, आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। फरमाबरदार, आज्ञा का पालन करने वाले। अब जैसा कि यहाँ पर एक साहब शब्द प्रयोग में लाया गया है, साहब का अर्थ जो है अंग्रेजी रीति रिवाज में ढले हुए हैं नाना जी। और जो नानी है वो ये नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अंग्रेजों के गुलामों से हो, अंग्रेजों के आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढ कर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। यहाँ देखिए आप, जो औरत पर्दानशी है, जिसको अपनी स्वतंत्रता की जानकारी नहीं है, अपनी स्वतंत्रता की चिंता कभी नहीं की, वो अपनी बेटी की स्वतंत्रता के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए विचार करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ एक शब्द आया है बेखबर। खबर, बेखबर, खबर का उल्टा है बेखबर, जो अनजान है किसी बात से, ठीक, जिसको जानकारी नहीं है। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही है। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी का कुछ ज़्यादा ही था। तो यहाँ लेखिका कह रही है कि ठीक है, भले ही उन्होंने कभी अपने आज़ादी के लिए मुंह ना खोला हो, किंतु फिर भी एक दायरे में रहकर वो अपने आप को आज़ाद महसूस करती थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। ICS जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई आज की IAS है। ठीक है, तो इसका ये अर्थ है कि इस पढ़ाई के बाद आप कलेक्टर जैसे पदों पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो इनकी शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार व्यक्ति से हुई, अर्थात अब ये लेखिका के पिताजी हैं, ये भी समझना है हमें। ठीक है, तो उनको ICS की परीक्षा से वंचित कर दिया गया और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारे अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। तो जो है लेखिका की माँ जो है वो गांधी जी के विचारों को मानने लगी, क्योंकि विवाह के बाद पति जो है उनके, अर्थात लेखिका के पिताजी, ये गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें तभी भारी लगती थी, इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। तो कमर में लचक आ जाना, अब कमर में लचक आ जाना अर्थात इसका जो है चनका खा जाना, इसका ये सीधा सीधा अर्थ है कि उनकी माँ बहुत कोमल थी, ठीक, और साड़ी पहनने की आदत उनको बिल्कुल नहीं थी, और उस पर भी खादी की साड़ी जो कि बहुत ज़्यादा वजनदार होती है, उसकी तो बिल्कुल आदत नहीं थी। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वह कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी
मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। मतलब सीधा सीधा अर्थ है, इस कथन के माध्यम से उनकी सास कहना चाहती है कि इनकी बहू सिर्फ घर में आराम करने या घर की सजावटी चीजों के समान है। गनीमत यही थी, किसी ने उन्हें छींके पर से उठाने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उनकी दो वजह थी। मतलब ऐसा किसी ने कभी उनको रोका नहीं, टोका नहीं, तो उसके पीछे क्या कारण है? पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से हम लोग बहुत ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से हम लोग क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं तुरंत, ठीक, मुग्ध हो जाते हैं उनकी बातों पर। तो वही बात यहाँ पर भी है। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। तो दौर ही ऐसा था कि दो प्रकार के लोग समाज में आपको दिखाई दे जाते थे, एक अंग्रेजों के प्रशंसक और दूसरे अंग्रेजों के विरोधक, विरोध करने वाले अंग्रेजों के। तो इनके नाना जी जो थे वो अंग्रेजों के प्रशंसक थे, उनकी तारीफ करने वाले, उनकी बात मानने वाले। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? तो हम लोग बचपन में परियों की कथाएं पढ़ते हैं जिसमें चमत्कार होते हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार की स्थिति है। इनकी नानी द्वारा रखी गई शर्त के मुताबिक एक ऐसे घर में जहाँ नाना जी जो है वो अंग्रेजों के आदेशों का पालन करने वाले हैं और उसका बेटा जो है वो गांधी और नेहरू से प्रभावित है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, ख्वाहिश का अर्थ होता है इच्छा, और नाना की रजामंदी वे रोमांचकारी उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। शख्सियत का अर्थात व्यक्तित्व। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। तो यहाँ ये चीज भी समझना है कि इनकी जो माँ थी वो खूबसूरत थी, नजाकत थी अर्थात कोमल अंगना थी, और गैर दुनियादारी के साथ, दुनियादारी की कोई जानकारी नहीं थी। दुनियादारी के आगे गैर उपसर्ग लग गया है और ये गैर दुनियादारी शब्द बन गया है। तो इसका अर्थ है कि दुनियादारी की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो ईमानदार थी और निष्पक्ष थी, किसी भी व्यक्ति का कोई पक्ष नहीं लेती थी। तो सीधा सीधा हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सच का साथ देने वाली थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। तो हालांकि कोई भी ठोस कार्य उनसे नहीं कराया जाता था, लेकिन उनकी राय के बगैर कोई काम पूरा भी नहीं होता था। मतलब उनसे सलाह मशवरा पक्का किया जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसका काम हम उसी से करवाते हैं, ठीक, हाथी का काम हाथी करेगा, बैल का काम बैल करेगा, जिसका काम उसी से करवाएंगे हम, ठीक है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। तो घर के सभी लोग तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे इनका लालन पालन करने के लिए। माँ इतनी ज्यादा तत्पर नहीं रहती थी। दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का मतलब यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे पूरा भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाने की आज़ादी से चाहिए, उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस चीज से पूछकर
उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। तो ये खास बात हमें ध्यान रखना है कि अपनी मंजिल का पता किसी दूसरे से नहीं पूछना चाहिए। ये सीधा सीधा इसका अर्थ निकलता है। जिस चीज से पूछकर वह अपने कामों को नहीं करती थी, वह अपने तरीके से अपने आज़ादी का पूरा लुत्फ उठाती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। ये आमतौर पर भारतीय परिवारों में दिखाई देता है कि किसी लड़की का अगर विवाह तय हो गया है तो उसे सलाह देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और उसमें प्रमुख जो होते हैं उसकी माँ और पिताजी होते हैं, और जो वो सीख देते हैं कि आप अच्छी पत्नी और बहू बनिए। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। तो यहाँ देखिए एक शब्द आया है अरुचि। तो अरुचि का अर्थ क्या है? रुचि से बना है ये शब्द, और इसके आरंभ में प्रत्यय लग गया है अ, तो अपने आप विलोम शब्द बन गया ये। रुचि और अरुचि, तो जो पसंद है वो नापसंद हो गया, जो अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो घर के काम करने में इनकी अरुचि थी, नापसंद था, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था घर में काम करना। ठीक। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। तो खास बात, इनको पसंद क्या क्या था? तो किताबें पढ़ना पसंद था, ठीक, उसके बाद साहित्य पर चर्चा करना पसंद था, और संगीत सुनना इन्हें पसंद था। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। तो जैसे आम औरतों के माध्यम से यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी औरतों की होती है, लेकिन यहाँ इस प्रकार की उम्मीद कोई भी नहीं रखता था। उनमें बाकी सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। तो क्या वजह थी जिसकी वजह से इनकी माँ जो है इतना रुतबा था इनका परिवार में? पहली बात, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरी बात, वे एक की गोपनीय बात को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। खास तौर पर महिलाएं इसी चीज के लिए प्रसिद्ध हैं कि इधर की बात उधर करती हैं महिलाएं, पड़ोस की बात सुनकर दूसरे पड़ोसी को बताती है। लेकिन इनकी माँ इसके विपरीत थी, गोपनीय बातों को गोपनीय ही रखती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। ये इतना सब होने के बावजूद भी घर में काफी आजादी का माहौल था। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आजाद था, अपने अपने व्यक्तिगत विचारों के हिसाब से जी सकता था। इसी निजत्व को बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। तो धीरे धीरे इसका असर ये हुआ कि लेखिका जो है मृदुला गर्ग जी ये लिखने के प्रति प्रेरित हो गई। लीक से खिसके तो परंपरागत तरीके से हट गए। जब ये अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुद के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। तो अपना अपना जीने का तरीका हर व्यक्ति तय करता है। तो इनकी जो परदादी थी इन्होंने यह तय कर रखा था कि अगर 2 से ज्यादा साड़ियां हो जाए तो वो तीसरी साड़ी को दान कर देती थी। जैन समाज में जैन समाज में ये माना जाता है कि जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं किया जाता है। ठीक, संग्रह न करना। अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती।
तो बिरादरी के बाहर भी अगर इस प्रकार से कोई दान वगैरह देता है तो उसे बुरा नहीं माना जाता। इसलिए वह वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। ठीक, मन्नत मांगना, इच्छा व्यक्त करना, भगवान के सामने जाकर अपने मन की बात को रखना और पूरी हो जाने पर उसके बदले में भगवान के पास या दूसरे किसी को दान दक्षिणा देना। मांगे कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। अब सोचिए, ऐसे समय पर, स्वतंत्रता के पहले की घटना है, ऐसे समय पर जबकि घर में लड़के का होना जरूरी माना जाता है, उस दौर में परदादी ने मन्नत ये मांगी कि घर में पहली लड़की हो। यह गैर रवायती, यहाँ भी देखिए गैर जो है प्रत्यय है, रवायत रिवाज होता है। गैर रिवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। आमतौर पर ऐसी होता है कि जो कोई भी मन्नत मांगता है उसे मन में ही रखता है और मन्नत पूरी हो जाने के बाद फिर उसे सरेआम करता है, लेकिन परदादी ने पहले ही उसे सरेआम कर दिया, सबको बता दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। तो कहने का तात्पर्य ये गैर रिवायती मन्नत मांगकर सबको उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। तो दस्तूर अर्थात रिवाज के अनुसार, ठीक, दस्तूर रहा है, रिवाज रहा है, ये अर्थ निकलता है इसमें से। तो बदस्तूर नियम के अनुसार भी इसका एक अर्थ निकलता है। ठीक, मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार, जिसका कोई संबंध नहीं है। तार, इस पे बे उपसर्ग लग गया, बेतार हो गया। ठीक, बिना तार का। इधर वह तार खींचती, उधर टन्न से तथास्तु बसता। मेरी दादी तो पहले मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजबी जुस्तजू सुनकर भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो परदादी की बात कुछ इस प्रकार से भगवान ने मान ली और वो जो मन्नत थी वो पूरी इस कदर हुई कि एक के पीछे एक 5 जो है लड़कियां पैदा हो गई। और इससे लोगों के मन में ये बात पक्की बैठ गई कि परदादी का सीधा सीधा संबंध भगवान के साथ है। वो जो कुछ भी बोलती है वो पूरा पूरा हो जाता है। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर तो चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। आमतौर पर ऐसी होता है कि बुढ़ापे में नींद थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। थोड़ा भी शोर सुनाई दे जाए तो तुरंत नींद टूट जाती है। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, तसल्ली से, आराम से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। संगत और असंगत, इसमें भी देखिए आप उपसर्ग लगा हुआ है अ। तो कहने का बात यह है कि हम कभी किसी का दरवाजा खटखटाते हैं और अंदर से जब आवाज आती है कि कौन है, तो हम लोग बाहर से कहते हैं मैं हूँ। तो ये
परंपरागत पारंपरिक सालों से युगों से चला आ रहा उत्तर हमारे मुंह में रटा रटाया है। तो चोर ने भी वही उत्तर दिया, जी मैं। पानी पिला? माँ जी ने कहा, जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले, कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। तो कुएं का पानी छान कर लाने के लिए माँ जी ने आदेश दे दिया। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। तो ये जो है चोर के मन दाढ़ी में तिनका जो हम लोग कहते हैं, वो कुछ कुछ इसी प्रकार की कहावत इधर हो गई है। चोर घबरा गया और उसको लगा कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है, ये कैसे पहचान लिया माँ जी ने। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे भी थी। तो गांव का ही चोर था और उसे पता था कि ये जो बुढ़िया है इसका सीधे सीधे इसके संबंध भगवान से है। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूं। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। इतनी सारी हिदायतें, इतने सारे आदेश जो है माँ जी ने उनको दे दिया। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। यह सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। तो थोड़ा सा वो घबरा गया और उसे क्या करे और ना करे ऐसा उसके मन में भाव पैदा हो गया। और इसी चक्कर में आदेश मान लेने में ही उसने अब भलाई मानी और वो लेकर चल पड़ा। भगवान के बारे में ये सोचना चोर को देखो कितना महंगा पड़ गया। वो पानी लेने के लिए चल पड़ा है। अभी पूरी हिदायत के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम बाप बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर या चाहे खेती। तो इस प्रकार से चोर को भी एक अच्छा सबक सिखाया और देखो सजा क्या दी है। एक तो तू चोरी कर या फिर हमारे यहाँ रहकर, हमारे साथ रहकर खेती बाड़ी कर, क्योंकि हम लोगों ने एक लोटे से पानी पीकर अपने आप को माँ बेटा बना लिया है। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि जो चोर है वो सुधर गया है। अब यहाँ लेखिका कह रही है कि चोरी का रोमांचक धंधा छोड़कर वो जो है इससे जुड़ गया। अब रोमांचक धंधा क्या है, पहले ये भी इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। रोमांचक जिसमें जो है जान का जोखिम बना हुआ है, ठीक, और हर जगह पर खतरे का एहसास होता है। तो चोरी करना इतना आसान नहीं है। मजेदार, रोमांचक मजेदार भी है, जिसमें मजा आए, काम करने का मजा या लुफ्त मिले। तो रोमांचक होना इतना आसान काम नहीं। हम लोग रोमांचक सफर पर निकलते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े ढलानों से होकर गुजरते हैं, जंगलों में जाते हैं। तो ये सारे रोमांचक सफर है, मजेदार सफर है। पल पर खतरा है और उससे बचने के लिए हम उपाय खोजते रहते हैं। तो चोरी में बड़ा खतरा है, ये हमें दिखाई देता है यहाँ पर। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बूढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक इनकी परदादी और इनकी माँ जिसका जिक्र यहाँ पर आया है, और उन दोनों के बीच में नानी और परनानी इनके बीच में फंस गई है। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी रही। तो लेखिका जो है दोनों से काफी प्रेरित है ये, ठीक, और आज़ादी की तरफ झुक गई हो। 15 अगस्त सन 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। टाइफाइड एक बीमारी है जिसमें बहुत तेज बुखार आता है
और इसी में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लगभग 20-22 दिन ये बुखार रहता है और खतरनाक माना गया है। भोजन आपको भूख ही नहीं लगती, आप खाना आप खा ही नहीं पाते, इसके चलते आगे चलकर मृत्यु हो जाती है। तो उस समय कोई दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जानलेवा रोग माना गया है उस समय। आजकल तो बहुत सारे उपाय उपलब्ध हैं। इसीलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। तो उनको जश्न में शामिल होने की इजाज़त ही नहीं दी, क्योंकि लेखिका को टाइफाइड हो गया था। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, तो डॉक्टर जो थे वो नाना के मित्र थे, तो इनके लिए नाना ही थे वो। और उन्होंने जाने से मना कर दिया, नाना कह दिया, इस प्रकार से। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया के से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तो इन दोनों के बीच की उम्र है। डॉक्टर की सलाहों को माना जाए इतनी समझदार लेखिका नहीं थी, क्योंकि 9 साल की उम्र थी, और इतनी छोटी भी नहीं थी कि गुड़िया दे दी जाए, आज़ादी के जश्न में जाने से रोक कर गुड़िया हाथ में दे दी जाए तो वो मान जाए। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था, शौक था, आदत थी। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे हैं, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढ-मड्ढ हो गए। तो लेखिका के उम्र के हिसाब से वह किताब बहुत ज़्यादा भारी थी समझने में, और फिर उसके बाद भी लेखिका ने बहुत बार पढ़ा है ब्रदर्स कारामजो को, और फिर कौन सा इतने बार पढ़ने के बाद किस बार में क्या समझा ये उनकी समझ में नहीं आया, सब घुल मिल गया है। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। तो बच्चों पर भी उस उपन्यास में लिखा हुआ था और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की जानकारी उसमें थी। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, ये इनके लिखे हुए कहानियां हैं जिसमें बच्चों पर होने वाले अत्याचार और अनाचार पर जानकारी लेखिका ने प्रयोग में लाई है। मेरा नाटक नहीं वह 3 किलो की छोरी, नहीं और 3 किलो की छोरी, इन 2 नाटकों में भी इसका जिक्र है। जैसी कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश, ठीक, इसमें इन्होंने अनाचार और अत्याचार का जिक्र किया है। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। तो ये जो है इनका असर ऐसा हुआ कि इन पर कि नानी और माँ और परदादी के इन विचारों का प्रभाव लेखिका पर भी पड़ा। ठीक, पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका का अवतार हुआ मंजुल भगत, अर्थात शादी के बाद ये हुआ है, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। यह आमतौर पर भारत में ये देखा जाता है कि विवाह के बाद पति का उपनाम, सरनेम महिलाओं के नाम के साथ जुड़ जाता है और पिता का सरनेम या उपनाम हट जाता है। हालांकि आजकल इस पर भी महिलाएं बहुत ज़्यादा जागृत हो गई हैं और वो क्या कर रही हैं, अपने मायके का उपनाम रखते हुए ससुराल का उपनाम भी साथ में रख रही है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक, तो इस प्रकार से आजकल चल रहा है। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी।
दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर। हालांकि इनका वास्तविक सरनेम जैन था, लेकिन विवाह के बाद लिखना शुरू किया है, पति का उपनाम इन्होंने रख लिया है। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। नारीवाद अर्थात नारी के अधिकारों को और उनके आज़ादी को लेकर, विचारों को लेकर चलने वाले जितना भी साहित्य वो नारीवाद के अंतर्गत आ गया। ठीक, उन पर होने वाले अत्याचारों का विरोध इसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक, मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी, घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं? मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4th-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा। हम लोग भी देखते हैं कि हमारे भी 2-2 नाम है, एक प्यार का नाम और एक हमारे विद्यालय में रखा जाने वाला नाम, एक बाहर का नाम। ठीक इस प्रकार से रेणु और अचला 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की दोनों बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। तो इनकी जो बहन है अचला वो अंग्रेजी में लिखती है, बाकी दोनों बहनें और उनका भाई राजीव ये हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। तो कुछ फायदे भी हैं, घर के लोग नहीं पढ़ते हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो दोनों चीज का जिक्र यहाँ पर लेखिका ने किया है। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखिका नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। अर्थात ये बातें ज्यादा करती हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारी सांस कब ऊपर जाती है या बहुत तेजी से सांस हम कम लेते हैं। जब हम दौड़ते हैं तब सांसें ज्यादा लेते हैं, जब जल्दी जल्दी बोलते हैं तब हमें सांस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन की खपत ज्यादा हो जाती है हमारे शरीर में। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। तो ये बात यहाँ इनकी 2 बहनों पर भले ही लिखती ना हो लेकिन बोलती ज्यादा थी। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है, अमीरी का प्रतीक है। अमीर लोग जैसे बात बात पर छोटे छोटे कामों के लिए गाड़ियां निकाल लेते हैं और गाड़ी से आते जाते हैं, तो उसका यहाँ पर सामंत शाही से जोड़ा गया संबंध है। अपनी अमीरी का दिखावा करना उससे जोड़ा है। यहाँ पर राजाओं और शासकों की आदतों से उसे जोड़ा गया है, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़का भी और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। अब यहाँ मुख्य बात यह है कि इनके घर में रसोइये जो हैं वो खाना पकाते थे। तो जो इनकी बहन थी जिनका नाम यहाँ पर आया है रेणु, और वो हमेशा कहती थी कि थोड़ा सा रास्ता पार करने के लिए अगर गाड़ी लेने आती है तो ये सामंत शाही का प्रतीक है। और इस बात से वो अपने मनमाने तरीके से कार्य करती थी। तो यहाँ पर रसोईया भी क्या करता था, खिला पिलाकर जल्दी फारिग, मतलब खिला पिलाकर जल्दी चले जाना।
कार्य से निवृत्त हो जाना, कार्य समाप्त कर कर निकल जाना वहां से। तो ये फारिग करने की लाचारी का भी, तो काम को जैसे तैसे निपटा देना ये ठीक नहीं है। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेनू पीछे पीछे पसीने में तरबतर, खरामा खरामा। ठीक, तो ये खरामा खरामा अर्थात धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उनके हाथ में दिया गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। तो रेनू काफी जिद्दी थी और उसे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, ये यहाँ पता चलता है इससे। हमने तरह तरह के तर्क दिए, अब घर के जितने भी सदस्य सब ने तर्क दिए, समझाया। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेनू को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से घर में भी हमें देखने के लिए मिलता है, ये करो वो करो, और हम माता पिता की बात को सुनकर वो करना ही पड़ता है हमें। रेनू ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तो इस प्रकार से हमेशा सच बोलती है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, परिचित नहीं था, पता नहीं था उस लड़के को। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है वो करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखिका ने अपने बहन की जानकारी देते हुए बताया कि वो काफी जिद्दी है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। तो इस प्रकार से उसका पति भी तुरंत मान गया। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। अब यहाँ खिसकी मालूम पड़ती रही मतलब विचारों से, जो परंपरागत विचार है उससे हटकर सोच रखने वाली। दैनिक जीवन में हम लोग ऐसे लोगों को पागल कह देते हैं कभी कभी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिताजी की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। इस प्रकार से मंजुल भगत और मृदुला गर्ग और इनकी तीसरी बहन अचला ये लिखने के प्रति समर्पित हो गए थे। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया, उसे तोड़ा भी नहीं। तो ये सबसे खास बात है। हम लोग देखते हैं कि आसपास पड़ोस में किसी के यहाँ भी झगड़ा होता है तो उसके पीछे किसी महिला का हाथ हमें देखने के लिए आमतौर पर मिलता है। जरूरी नहीं कि हर बार महिलाएं ही जिम्मेदार हों। तो यहाँ इन्होंने घर को जोड़े रखने का काम किया है। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। कगार अर्थात किनारे, सीमाओं को तोड़ा नहीं उन्होंने। शायद इसलिए कि मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करते रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लें तो काफी है। तो ये जो है इन्होंने अपनी नानी से और अपनी माँ से ये सीखा है शायद,
और उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। तो ये जो बात है ये गांव में ज़्यादा चलती है कि मर्द और अगर पत्नी और पति अगर एक साथ घर से बाहर निकले, मर्द और औरत एक साथ घर से बाहर निकले तो मर्द 2 कदम आगे चलता है। ये गांव में देखने के लिए मिलता है। शहरों में इससे उल्टा है, एक साथ चलते हैं, गले में हाथ डालकर, हाथों में हाथ लेकर चल पड़ते हैं। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकले तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गए। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप्स से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी, जो क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, उनको भी उन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार बार बार आग्रह करना जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्ष तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। तो इस प्रकार से क्रिश्चियन धर्मियों के क्रिश्चियन स्कूल के लोगों ने मना कर दिया। बात कड़वी थी पर 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। तो इस प्रकार से बड़ी जिद्दी लेखिका थी, उन्होंने वहां जाकर स्कूल खोल लिया। फिर वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले परनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से, तो यह जो पहला तल्ला है ये है ग्राउंड फ्लोर आपका, फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तो देखो रेनू भी कितनी जिद्दी है। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल का अर्थ है उचित जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद, एक साथ लगातार बरसने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि जहां कोई भी विद्यार्थी आया नहीं है वहां पर रेनू कैसे पहुंच गई। पर रेनू को कोई मलाल नहीं था, कोई इस बात का दुख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया?
तो इस प्रकार की बात रेणु के जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव रहा होगा, कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। तो बड़ा मजा आया होगा पानियों में। हम लोग देखते हैं बच्चे कूदते फांदते हैं और जानबूझकर गड्ढों में कूदते हैं तो आसपास आने वाले लोगों के ऊपर पानी उड़ जाता है। तो इस रोमांच का अनुभव शायद रेणु ने भी किया था उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो इस प्रकार से लेखिका ने यह बात यहाँ बताई है। चलिए यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में।